अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक है? अच्छा जी, हमने जो थर्ड चैप्टर पढ़ना है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है। तो ये जो है ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग, आपने FA1 FA2 में होल क्लियर किया हुआ है। मैं आपसे कहा करता था ना, जिसको FA1 100% आती है, ठीक है, तो वो बगैर पढ़े FA2 का पेपर दे तो पास कर सकता है। ठीक है, फिर मैं बताया करता था FA2 जिसको 100% आती है, बगैर पढ़े पेपर दे F3 वो पास कर सकता है। 100% में कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। ठीक है। देखिए, ये थर्ड चैप्टर है, तो ये इसमें भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपने FA1 FA2 में ना पढ़ा हुआ। ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सब कुछ आपको पता है, कैसे कि ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन शो करने हैं, यानी डेबिट पे किस साइड इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्रेडिट पे किस साइड इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपने जो है ट्रांजैक्शंस डॉक्यूमेंटेशन से लेकर ट्रायल बैलेंस तक लेके जाने का अमल जो है, यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपको पता है, लेजर्स भी बनाने का आपको पता है, डबल एंट्रीज भी, ये सारे का सारा जो चैप्टर है ना, रिपीट हुआ हुआ है और कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है। ट्रांजैक्शन अगर जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसकी क्या करें, लिस्ट ऑफ डेली ट्रांजैक्शन बनाए, डॉक्यूमेंट सोर्सेज जो हैं आपके पास एज अ प्रूफ होने चाहिए, फिर क्या करें, इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आप उनको रिकॉर्ड करें, सेल बुक, कैश बुक, जर्नल, ठीक है, परचेज डे बुक, ठीक है, तो उनमें रिकॉर्ड करें, अकाउंटिंग इक्वेशन देखें, उसको बैलेंस होना चाहिए, यूज टू अपडेट लेजर अकाउंट्स, ठीक है, लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस तक का सफर, ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड देन फुल फ्लैज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये वो सारा प्रोसेस है जो आप पीछे कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, और मैं इसी पे आपको फोकस करने के लिए कहता रहा, ये भी सारा का सारा चैप्टर वही है। डबल एंट्री यूज, यानी ड्युअलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन सी डेबिट साइड इम्पैक्ट हो रही है, कौन सी यानी दो साइड्स इम्पैक्ट होंगी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रूफ होना चाहिए भाई, ये अगर सेल हुई है तो कहाँ पे है इसका प्रूफ जी, ये सेल हुई है। ठीक है, किस कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, किस कस्टमर को आपने सेल की। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन FA1 में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ था। ठीक है, मेजर द इफेक्ट ऑफ दोज ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या पर्पस है कि ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे हो रहा है बिजनेस में। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज टू यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि बिल्कुल हमारा डेटा बिल्कुल एक्यूरेट वे में जा रहा हो, हम कोई जो है गैस बेस जो है एजम्पशन बेस अकाउंटिंग ना कर रहे हो, बल्कि इसका पीछे बैकग्राउंड हो, प्रूफ हो कि कहाँ से डेटा आया गया है, ताकि यूजर्स के लिए बेस्ट बने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, देन जो है मेन ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इंक्लूड सेल्स, परचेजेस, पेरोल रिलेटेड, पेरोल जो है ना, पे टू एम्प्लॉइज, फॉर एग्जांपल अब डाइसन कंपनी है, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर्स के रिलेटेड मैंने कहा था, इस पे मेरी एक असाइनमेंट थी। तो देखें उसके 14,000 एम्प्लॉइज हैं, तो 14,000 एम्प्लॉइज को पे करना हर मंथ, यानी वो पे रोल ट्रांजेक्शन्स क्रिएट करवाता है। ठीक है, कितना टैक्स उसका कटेगा जी, कितनी सैलरी उसको जानी है जी, और कितने बेनिफिट्स एंड पर्क्स हैं जी उसको, ये सब कुछ। तो और भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन आपको पता है, आप भी काफ़ी हद तक अभी फेमिलियर हो गए हैं। ठीक है, रेजिंग फाइनेंस, रेंटल कॉस्ट्स, रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन रिलेटेड कॉस्ट। ठीक है, तो देखें तो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ वही है कि हर ट्रांजैक्शन का स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि जब ऑडिट होती है तो ऑडिट वाले भी देखते हैं अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को, तो वो पूछते हैं जी इसका प्रूफ, तो फिर वो प्रूफ होना बिजनेस के लिए जरूरी है और लीगली भी ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड, की कोटेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसमें जो है प्राइस का हवाला होता है जी, क्वांटिटीज के साथ साथ डिफरेंट प्राइसेस, सप्लायर से हम कोटेशन मांगते हैं, तो वो डिफरेंट सप्लायर्स कहता है ये मेरी इतनी कास्ट होगी इस प्रोडक्ट की, इतनी क्वांटिटी की। ठीक है, परचेज ऑर्डर जो आप जनरेट करके देते हैं, सप्लायर को सेंड किया जाता है। ठीक है, सेल्स ऑर्डर, ठीक है, जो आप जनरेट करते हैं, कंपनी जनरेट करती है कस्टमर के कहने पे। डिस्पैच नोट,
ठीक है, जब आप चीजें भेजते हैं तो उसके साथ जो भेजा जाता है गुड्स रिसीव्ड नोट, जो कंपनी चीजें रिसीव करती है वो इंटरनल जनरेट करती है, इनवाइस कस्टमर को जो सेंड की जाती है। ठीक है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। स्टेटमेंट स्टेटमेंट भेजी जाती है, भाई आपका इतना बैलेंस बकाया है, एज अ रिमाइंडर भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कि चेक करें कि बैलेंस जो है मैच हो रहा है, इतना ही सप्लायर के अकाउंट में भी है, आप इतना ही शो कर रहे हैं जितना बकाया है। क्रेडिट नोट, चीज़ें रिटर्न करने पे। डेबिट नोट, ठीक है, जब इशूड बाय द रिसीविंग एंटिटी रिसीविंग द गुड्स, सप्लायर की तरफ से, कस्टमर की तरफ से। ठीक है, तो वो फिर वो बता रहा होता है कि ये इतनी अमाउंट अब कस्टमर के अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। डेबिट से मुराद अब सारे कस्टमर को कम पे करना है। ठीक है, क्रेडिट उसका, जब देखें डबल ट्रांजैक्शन, डबल इम्पैक्ट। ठीक है, क्रेडिट साइड जब उसकी कम होगी, डेबिट साइड इंक्रीज होगी। अब और ऑल देखें तो, ठीक है। तो रेमिटेंस एडवाइस, ठीक है, रेमिटेंस एडवाइस क्या होता है जी? रेमिटेंस एडवाइस होता है कि आप किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हो, किस कितनी अमाउंट की पेमेंट कर रहे हो, किस इनवाइस की पेमेंट कर रहे हो, तो ये एक साथ आप पेमेंट के अटैच करके भेज देते हो रिसीट के सप्लायर की कंफर्मेशन के मुझे अमाउंट रिसीव हो गई है। ठीक हो गया। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, accounting record relevant data source has been received by the financial accountant here she to make a record of the appropriate accounting system। ठीक है, transactions cannot simply be entered into the financial statement for the shareholder, this is a complex। यानी अकाउंटिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऐसे ही नहीं जनरेट होते, इनके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और एक वे से जो है जनरेट की जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसका जो है ना बड़ा पर्पस होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस इससे होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं हम इस बेस पे करते हैं कि जैसे कि क्रेडिट कस्टमर्स के हवाले से उनको लोन देना है, इन्हें उनको सॉरी इन्हें उनको उधार पे चीज़ें देनी है, क्रेडिट पे जब चीज़ें देनी है तो कितने मंथ का उनको टाइम पीरियड देना है, तो फिर जो है ये सब प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। जब वो मंथ गुजर जाता है हम उनको फॉलो अप करते हैं, फिर देखते हैं कितने कस्टमर्स ठीक हैं कितने नहीं ठीक हैं, किनको नेक्स्ट टाइम नहीं देना है। ठीक है, ये सारा का सारा हमें काउंटिंग से ही पता चलता है। तो डेटा सोर्सेज, डेटा डेटा सोर्सेज क्या क्या है? ठीक है, तो डेटा आपने जो है ना कहाँ से कलेक्ट करना है, फिर जो है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में वो लेके जाना है। ठीक है, डेटा जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होंगी वो फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आप इनपुट करेंगे, फिर आप जो है लेजर अकाउंट्स में पुट करेंगे उनको, और देन ट्रायल बैलेंस जनरेट करेंगे। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी? कैश बुक, सेल्स डे बुक, ठीक है, परचेज डे बुक एटसेट्रा। देन ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप पुट करेंगे। ठीक है, आप इन्हीं ट्रायल बैलेंस से आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस करेंगे और देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे आपकी। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आपने ये सब बनाई हुई है पहले से ही। ठीक है, फोर्ड मोटर कंपनी, फोर्ड मोटर कंपनी ये देखें कि ट्रांजैक्शंस के हवाले से बता रहा है कि डायरेक्टली आप लेजर में क्यों नहीं डाल सकते। भाई आपकी इतनी ट्रांजैक्शंस होती है ना, डायरेक्टली लेजर में जब आप ट्रेड करने लगे ना तो बहुत लेजर बहुत ज्यादा क्लटर्ड, मीन बहुत उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी, तो बहुत ही वो टफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में की जाती है, वहां का टोटल जो है लेजर में भी ट्रांसफर किया जाता है एक एक अकाउंट्स के रिलेटेड। ठीक हो गया। तो ये देखें कि फोर्ड मोटर कंपनी है, उसकी सेल्स कितनी मिलियंस में व्हीकल्स में हुई है, तो एक एक हम व्हीकल को जब लेजर में अपडेट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल एंड टफ होता जाएगा। ठीक है, तो डेली की ट्रांजैक्शन 365 डेज में वो कह रहे हैं, इतनी रिकॉर्ड करें तो 15,603 ट्रांजैक्शन जो हैं ऑन डेली बेसिस हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इतनी तो रिकॉर्ड नहीं ना हो सकती, बड़ा ये टफ केस है। तो फिर जो है क्या करना है हमें, ये इसको हमने टोटल डेली के ट्रांजैक्शन डेली 15
1603 जो ट्रांजैक्शन है, एक एक करके लेजर में नहीं डालेंगे, बल्कि डायरेक्ट जो है एक ही अकाउंट से उठा के वो टोटल जो डेज की होंगी वो लेजर में पुट कर देंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, फिर इसी तरीके से और कास्ट उस कंपनी की देखें। फिर ये जो है आपने सब कुछ पीछे पड़ा हुआ है कि सेल डे बुक क्या करती है, परचेज डे बुक, परचेजेज रिकॉर्ड होती है, सेल्स रिटर्न जो कुछ करती है, सबका फॉर्मेट भी आपको पता है। सेल्स डे बुक में कस्टमर का नेम, इनवॉइस नंबर, रेफरेंस लेजर नंबर और कस्टमर की अमाउंट। ठीक है, ये सब कुछ आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, सेल्स रिटर्न डे बुक से परचेज रिटर्न डे बुक सेम एज अबव, इलस्ट्रेशन वन। ठीक है, ये मिस्टर किपर यहाँ पे जो है बिजनेस ओनर है, समझ लें सप्लायर है एक किस्म का। ठीक है, तो सेलर है, इसकी कंपनी है। तो ये मिसेस बेकवेल, देखें मिसेस बेकवेल परचेजेस केक टिन्स एट कॉस्ट ऑफ $500। तो ये क्या होगी, कस्टमर होगी। ठीक है, तो ये किपर लिंक की सेल हुई है। ठीक है, तो सेल डे बुक में ये रिकॉर्ड होना है कस्टमर के नाम से, बेकवेल $500, और जिस किसी ने रिटर्न किया वो सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड होना है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो द कैश बुक, कैश बुक आपको पता है बाज कंपनी कैश पेमेंट्स बुक अलग से, कैश रिसीट बुक्स अलग से। ठीक है, और बाज जो है सेम में ही दोनों ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। जो कैश पेमेंट्स बुक है वो कैश पेमेंट वाली साइड पे, कैश रिसीट बुक है वो कैश received book वाली साइड। ठीक है, नोट ऑफ कैश डिस्काउंट रिसीव इज आल्सो रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये डिस्काउंट रिसीव्ड किस पे इम्पैक्ट करता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या एंट्री होती है? हाँ जी, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्रेडिट नेचर का आइटम होता है, और ये हमारे लिए एक किस्म का रेवेन्यू होता है। ठीक है, क्योंकि हमें अर्न हो रहा होता है, हमें मिल रहा होता है, हमें गेन हो रहा होता है। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री होती है, अकाउंट पेएबल डिक्रीज हो रहा होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, क्रेडिट नेचर का शो हो रहा होता है। ठीक है, अकाउंट पेएबल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये कैश बुक की एग्जांपल है। वो यहाँ पे इलस्ट्रेशंस टू भी इसकी अंडरस्टैंडिंग दी गई है। ये देख लें, ये डिस्काउंट वाला कॉलम, बाकी तो आपको एंट्रीज ऑटोमेटिकली पता है कि क्या करनी है। ठीक है, जो कैश रेंट से जो गई वो कैश पेड हो गई, जो पेबल्स को दिए वो भी कैश पेड इधर है। तो डिस्काउंट की क्या एंट्री, डिस्काउंट से अकाउंट पेबल डिक्रीज होता है, तो ये इसका भी आपने अलग से बताना है। ठीक है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन, व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज राइजिंग फंड टोटल इन कैश बुक। तो कैश बुक की ये एंट्रीज मस्ट करनी है अच्छे तरीके से, ये मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाई हुई है। ठीक है, तो पैटी कैश बुक का भी आपको सब कुछ पता है। पीछे आपने FA1 में भी पढ़ा है, FA2 में भी पढ़ा है, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है। पैटी कैश बॉक्स में रखी जाए, ठीक है, बॉक्स एंड सिक्योर्ड सेफ प्लेस में रखा जाए, ये सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल्स में आते हैं कि इंटरनल कंट्रोल कैसे होने चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्ट बी रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, सपोर्टेड बाय ऑल, जो पेटी कैश जो है मस्ट बी सपोर्टेड बाय इनवॉइसेस होनी चाहिए। जो भी बंदा चीज लेके जाए आए, कि पैसे लेके जाए आए, तो उसके लिए सपोर्टिंग इनवॉइसेस होने चाहिए। फिर वोचर्स पे सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, कि हाँ भाई इसको दे दो, ये अच्छा क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये सेम ये रीड कर लीजिएगा। जर्नल, जर्नल आपको पता है जो इंट्रीज जो है अदर डे बुक्स में नहीं होती, दे आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल्स। फॉर एग्जांपल, unusual transactions like depreciation charge for the year, irrecoverable debts, record the movement in allowance for receivables, accruals and prepayments, closing inventory, ये सारी की सारी किधर रिकॉर्ड होती है, जर्नल में। अंडरस्टूड? ठीक है, फिर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे ओपनिंग इन्वेंटरी होगी। और ये देखें, ओपनिंग बैलेंसेस सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नहीं होते हैं। क्यों? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होती ही फॉर द ईयर है, हर साल बाद वो मतलब चेंज होती है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पिछले साल के बैलेंसेस भी कैरी करती है। मिसाल के तौर पर एक एसेट हमारे पास पड़ा है, अब क्या वो नेक्स्ट ईयर में हमारे पास नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर में भी वो हमारे पास होगा, इसलिए उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं।
प्रेजेंटेशन ऑफ ए जर्नल, ठीक है, कि उसको कैसे डबल एंट्री करनी है। डबल एंट्री होती है नॉन करंट एसेट परचेज किया तो जैसे आप क्रेडिट पे कर रहे हो वैसे ही आपने करनी है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, ये जर्नल शुड, एक और पोस्ट, ठीक है, जर्नल में पोस्टिंग आपने करनी है बस। ठीक है, तो मस्ट लेजर अकाउंट्स इन द डिवीजन ऑफ लेजर। लेजर क्या होता है? ठीक है, अ सेट ऑफ रिलेटेड अकाउंट्स होता है, सेट ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शन इनटू सेम अकाउंट्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैश के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए, कैश का अकाउंट बना दिया जाए। फर्नीचर के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं फर्नीचर के अकाउंट में, कैपिटल के रिलेटेड जितने भी हैं कैपिटल के, इनकम के रिलेटेड जितने भी हैं इनकम में। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग से बना लो, जितने भी लेजर्स बनाओ ये यार आपने पढ़ा हुआ है और मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है FA1 में, FA2 में। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपने दोबारा इसको देखनी है, भूले तो नहीं होना। ठीक है, ट्रांजैक्शन अगर हुई है, फिर इफेक्ट्स इन लेजर अकाउंट्स, फिर लेजर अकाउंट्स बैलेंस ऑफ करने हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में ईयर एंड एडजस्टमेंट्स करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनानी है। अंडरस्टूड? Each transaction that a business enters into affects the financial statements in two ways. किन two ways में? यानी duality principle। ठीक है, इंक्रीज द व्हीकल एसेट्स और दूसरा डिक्रीज इन कैश पेबल्स। यानी जब हम कोई व्हीकल खरीदते हैं तो हमारे एक एसेट में इजाफा होता है, व्हीकल आती है एसेट को इंक्रीज करती है, और सेकंड नंबर पे हमारी कैश डिक्रीज होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट सब कुछ ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस मैंने आप सबसे करवाई हुई है। ठीक है, ये इसका जितनी भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होंगी, बात सुन लें, जितनी भी यहाँ पे ऊपर ट्रांजैक्शंस होंगी सब की सब आपने, ठीक है, डबल एंट्री उनकी करनी है। प्लस चाहे सेल से रिलेटेड है जिससे भी रिलेटेड है, डबल एंट्री करके उनकी अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है और लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ बोल दिया, अब आपका काम है करना। अब आप करें या ना करें ये आप पे डिपेंड करता है। पीछे भी आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है रिफ्रेशमेंट के लिए, रिफ्रेश के लिए, रिवाइंडिंग के लिए, रिमेम्बरिंग के लिए। आपने मस्ट ऐसे ही करना है जैसे ये है ना इलस्ट्रेशन 3, इसकी सारी की सारी डबल एंट्रीज करके इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट और इसके लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। अब जो बनाएगा वो अपने रिजल्ट देखेगा और जो नहीं बनाएगा वो भी अपने देख लेगा। ठीक है, तो ये लेजर अकाउंट्स, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स सब आपको पता है। जैसे मैं, चले मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे के बता दूंगा। Identify the ledger accounts that are affected. Consider whether the account balances are being increased or decreased. सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। कोई कोई अगर मुझे एक लाइन भी बता देना, कोई भी स्टूडेंट आप में से, कि ये आपको मैंने FA1 FA2 में नहीं पढ़ाई हुई, ये लाइन लाइन सिर्फ बात कर रहा हूँ टॉपिक की नहीं, और ये बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है FA1 में। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल से FA2 में भी। ठीक है, मतलब यही तो स्टार्टिंग ही यहाँ से होता है। ठीक है, और सबको मैंने दोबारा भी प्रैक्टिस के लिए दिया था, FA1 में भी मैंने ये चीजें दी थी। ठीक है, कि अकाउंटिंग इक्वेशन करो इन इंटर। ओके जी, ठीक है, चलो जैसे कि है कि मिस्टर जैन इंट्रोड्यूसेस कैश एंड व्हीकल, introduces cash of $2,000 and vehicle of $800 into the business। बिजनेस में उसने डबल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और प्लस व्हीकल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, व्हीकल उसने डाली 800 की, कैश उसने डाली 2000 की, टोटल कैपिटल इंक्रीज हुआ 2800 से। अंडरस्टूड? ओके, इसी की हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट देखते हैं। तो क्या बनता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी कैपिटल।
एसेट में इंक्रीज हुआ, कैश में इंक्रीज हुआ जी 2000 से, फिर जो है व्हीकल में इंक्रीज हुआ जी 800 से, इज इक्वल टू लायबिलिटी पे जीरो इम्पैक्ट पड़ा, और जो है 2800 टोटल ओवरऑल कैपिटल पे इंक्रीज हुआ। ठीक है, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2000 कैश की वजह से और 800 व्हीकल की वजह से। ठीक है, या 2800 कंबाइन में भी लिख सकते हैं। और सेकंड थिंग, इसका जो है लेजर कैसे बनेंगे जी, लेजर अब इसके तीन अकाउंट से तीन डिफरेंट अकाउंट्स हो रहे हैं, तो कैश अकाउंट का बनाएं एक, एक व्हीकल अकाउंट का बनाएं जी, और एक कैपिटल का बनाएं जी। ठीक है, अब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से, एक कैश की वजह से हो रहा है 2000 की वजह से, तो दूसरा व्हीकल की वजह से हो रहा है 800 से। ठीक है, तो ये देखें तो इसका कैरी डाउन बैलेंस कितना आ जाएगा, इसका टोटल आ रहा है 2800, तो इसका कैरी डाउन 2800 आ जाएगा। ठीक है, 2800 टोटल, जब ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो इसका ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो बैलेंस होगा 2800 क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब कैश के रिलेटेड देखो तो कैश हमारे से जा रही है, डिक्रीज हो रही है कैश, क्यों, 2000 से डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, इंक्रीज हो रही है तो डेबिट। आपको यही एरल प्रिंसिपल है, यही मैं आपको बताता रहा हूँ, यही सब कुछ है। मैं हर स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि 70 to 80% ऑफ अकाउंटिंग इज टू अंडरस्टैंड डेबिट एंड क्रेडिट, is to understand which elements has to go where। ठीक है, from the five of elements which transactions have to go where they will put their impact on। ठीक है, जैसे कैश क्रेडिट 2000 हो रही है किसकी वजह से, ठीक है, कैपिटल की वजह से ये कम हो रही है। ठीक है, व्हीकल, व्हीकल, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा मैं रॉन्ग हो गया, कैश यानी बिजनेस, हमने बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस करनी है, ये मैं पर्सनल के रिगार्डिंग चला गया था, यानी अली के रिगार्डिंग, के अली से जैन से कैश गई है, तो कैश जो है बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, बिजनेस, जैन की बिजनेस है जी फर्नीचर कंपनी है। ठीक है, तो फर्नीचर कंपनी एबीसी फर्नीचर कंपनी, तो एबीसी फर्नीचर कंपनी में क्या आ रहा है, कैश आ रही है। ठीक है, कैश आ रही है कैसे, यानी कैपिटल की वजह से, कैपिटल में इंट्रोडक्शन की कितनी 2000 से। ठीक हो गया, तो व्हीकल बिजनेस में आ रही है 800 से, व्हीकल किसकी वजह से, यानी अब कैपिटल, कैपिटल पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये देखें 2000 यहाँ पे टोटल, यहाँ पे नीचे 800 टोटल, अब इसका कैरी डाउन 2000 यहाँ पे, इसका कैरी डाउन 2000 यहाँ पे। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ कब करते हैं, सब ट्रांजैक्शंस हो जाने के बाद बैलेंसिंग ऑफ किया जाता है, तो इसका ओपनिंग नेक्स्ट ईयर पे ब्रॉड फॉरवर्ड पे 2000 हो जाएगा, इसका ओपनिंग फिर नेक्स्ट ईयर पे ब्रॉड फॉरवर्ड 800 हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये आपने तीनों काम करने हैं, लेजर्स, अकाउंटिंग इक्वेशन प्लस डबल एंट्रीज। ठीक है, और ये आपने बहुत बार की हुई है, तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट, थैंक यू।